हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपोरिया क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार और लेके आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने देखा था कि चैप्टर नंबर जो 2 था उसकी स्टार्टिंग करते हुए एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसके अंदर डेमोक्रेसी के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस क्या है, डेमोक्रेसी के रिलेटेड पॉलिटिक्स के व्यू क्या हैं, कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे और 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस हमने समझा था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं इलेक्शंस के बारे में बात। इलेक्शंस की जब बात आती है तो किसी भी डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस इलेक्शन। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी एक अगर कंट्री है, वहाँ पे अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं तो उससे कोई डेमोक्रेसी है या नहीं है ये पता नहीं चलता। पर अगर वो मेंबर्स हैं, वो फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड हैं, तो क्या है गाइज, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो कंट्री इंडिया के लिए उस टाइम में जब आज़ाद हुई तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी था, जिसके अंदर यूएएफ के बेसिस पे हमने इलेक्शंस करवाए, जिसके अंदर हमने वुमेंस को राइट्स दिए और हर एक पीपल को, चाहे वो उस पहले के टाइम में शेड्यूल कास्ट में आए या फिर शेड्यूल ट्राइब में आए, उनको भी हमने प्रॉपरली राइट्स दिए। पॉलिटिकल राइट्स सबको इक्वली बांटे गए और फिर हमने इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया। इसी वजह से हमारे को काफ़ी कुछ कहा गया था बाहर के देशों के द्वारा कि इंडिया एक बिगेस्ट गैम्बल कर रहा है अपनी डेमोक्रेसी के साथ, एक बिगेस्ट टेस्ट कर रहा है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए और इन्हें आगे जाके ये भारी पड़ सकता है। पर फिर भी हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि हमें ये करना चाहिए। अब क्या क्या इश्यूज़ हुए फर्स्ट इलेक्शन के अंदर। फर्स्ट इलेक्शन जो थे, पहली चीज़ वो नवंबर 1952 से फरवरी 1952 के अंदर हुए। फरवरी 1952 का इलेक्शन इसे कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वोटर्स थे, उन्होंने इसी टाइम पे वोट किया था। अब कंट्री की साइज़ जो थी वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर और साथ ही में डिलिमिटेशन की भी ज़रूरत थी। डिलिमिटेशन का मतलब है गाइस, जैसे कि सपोज़ गाइस कोई भी एक कंट्री है, कंट्री अब आप समझते हो इंडिया, एग्जांपल लेते चलो ताकि आप अच्छा रिलेट कर सको। उसके अंदर एक स्टेट ले लीजिए, यूपी, राजस्थान या फिर आप जहाँ से भी हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सोच लीजिए, जैसे कि गोरखपुर यूपी वालों के लिए, या फिर राजस्थान के लिए अगर हम सोचें जयपुर, ठीक है। तो जयपुर के अंदर अगर हम बात करें तो जयपुर के अंदर कई सारे इलाके हैं, उनको और भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लाइक दिस, ठीक है। अब इनको इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या ज़रूरत थी, ताकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आ सके। इस एरिया के अंदर भी आगे जाके क्या किया गया, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और डिलिमिटाइजेशन और किया गया, तब हमें और भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिले। तो अब आप समझ सकते हो गाइस कि कितने ज़्यादा छोटे छोटे हिस्से में आके हमने बाउंड्रीज़ को तोड़ा और उसके बाद में हर एक सीट, हर एक जगह पे एक मेंबर बैठाया। तो कंट्री को टोटल 32,000 एरियाज़ में से बांटा गया, जिनके अंदर से हर एक सीट के लिए हर एक एमएलए को खड़ा किया गया। कई कई जगहों पे लगभग 2 भी खड़े किए एमएलएज़, क्योंकि वो थोड़े बड़े थे एरियाज़ थे, ठीक है। आई होप सो गाइज आपको डिलिमिटेशन का मतलब समझ में आया होगा। उसके बाद में इलेक्टर रोल्स बनाए गए, साथ ही में जितने भी जो एलिजिबल वोटर्स थे उनकी लिस्ट तैयार की गई। अब लिस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत थी गाइज वुमेंस की, क्योंकि वुमेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली देना नहीं चाहता था। लोग सोचते थे कि हमारे जो फैमिली के अंदर जो वुमेंस हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें लीक करनी ही नहीं चाहिए। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा टिपिकल टास्क था, जिसे पूरा तो किया गया, लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत और रह गई, जिसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, वुमेन ऑफ और डॉटर ऑफ इस नाम से साथ ही में सभी वुमेंस की लिस्ट निकाल के लेके आ गई। लगभग 40 लाख वुमेंस की ऐसी आई। तो उसके बाद में आर्टिकल नंबर 14 के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया गया और फिर से लिस्ट बनवाई गई। इसके अलावा 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे,
जिनमें से सिर्फ 15% लिटरेट थे और जिनको क्या करना था 3200 एमएलएज और 489 लोकसभा के मेंबर्स को चुनना था। तो लोकसभा के मेंबर्स को ही गाइस आप जानते हैं कि एमपी कहा जाता है। साथ ही में एमपी वो भी होते हैं जो राज्यसभा वगैरह के मेंबर्स होते हैं। तो इन सबको सिर्फ 15% लिटरेट थे। तो इन सबको प्रॉपरली इलेक्शंस करवाने के लिए 3 लाख ऑफिसर्स को क्या किया गया, ट्रेन किया गया। ठीक है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टिपिकल टास्क था ये। इसके बाद में ये सारा जो टास्क था वो करवाया गया किसके द्वारा गाइस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको ईसीआई भी कह सकते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है गाइस, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, ज़रूरत के हिसाब से बाद में नहीं लाई गई, बल्कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दी गई थी। इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर सुकुमार सेन बने, ठीक है, जो कि 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करवा चुकी है, 52, 62, 72, 10 ईयर्स के गैप पे, और बाद में जाके 2002 में जब भी ज़रूरत पड़ी ये तभी अपॉइंट होती है। ये 10 ईयर्स के गैप के बाद में अपॉइंट अपने आप नहीं होती है गाइज़, इसे नीड के हिसाब से अपॉइंट करवाया जाता है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मेंबर होते हैं। पहले सिर्फ एक मेंबर था जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता था, बाद में 2 और आ गए। ठीक है, ऐसे करके ये 3 मेंबर्स बन के बनी। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट मैन थे वोट करने वाले वो श्याम शरण नेगी जी थी, जो कि कल्पा हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने सबसे पहले वोट किया। ये पहले एक टीचर हुआ करते थे, बाद में आप इनको देख सकते हैं गाइस सनम रे मूवी के अंदर भी इनका एक छोटा सा रोल आता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो फर्स्ट इलेक्शंस के अंदर और क्या क्या दिक्कतें आई, ये 2 बार पोस्टपोन होने के बाद में फाइनली अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में कंडक्ट कराए जाते हैं, और जिनके अंदर लगभग 1952 के जो फेब था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग वोट करते हैं। कैंपेन के अंदर लगभग 6 महीने लगे, और साथ ही में हर एक सीट के लिए 4 मेंबर थे। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ही मेंबर था गाइस, और वो पार्टी से बिलोंग करता था कांग्रेस से, क्योंकि बाकी सब का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था जितना इस एक मेंबर का था। आधे लोग तो किसी को जानते भी नहीं थे, बस ये कांग्रेस का है इसलिए इसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम में काफ़ी ट्रस्टेड पार्टी थी। लगभग 50% से ज़्यादा लोग वोट करने आए। अब आप सोच रहे हो गाइस कि वोट तो सभी कर सकते थे, तो ये मैं इस 18+ की ही बात कर रहा हूँ गाइस। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि बाकी 18+ नहीं हो, तो ये 18+ में से 50% से ज़्यादा तो किए, लेकिन टोटल 100% नहीं किए, क्योंकि कई लोग इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। कई लोग उस टाइम में प्रॉपरली उनका नाम नहीं था, क्योंकि वो और कहीं जाके बस गए थे उस टाइम में, तो इसी वजह से डिसबैलेंस हुआ। और आज तक भी ऐसा होता है कि कभी भी 100% वोट नहीं होते हैं गाइस। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना कि 50% से ज़्यादा ही क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, टोटल 100% क्यों नहीं आया। तो ऑल टोटल अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं कि लूज़र्स के द्वारा एक्सेप्ट की गई, इसलिए ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप ऐसी लाइंस को अपने आंसर्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हो। दूसरी बात कि ये जो लैंडमार्क की तरह निकल के आया पूरी की पूरी डेमोक्रेसी की हिस्ट्री के लिए। अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि यूएएफ के बेस पे सभी को, इवन विमेंस को भी वोटिंग राइट्स मिले, और हर SC ST वाले बंदे को भी वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया ने कितना बड़ा कदम उठाया था। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट रिव्यू करवा देता हूँ, फिर इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है वो आपको और करवाऊँगा। तो इंडिया का एरिया कितना बड़ा, उसके अलावा डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत, बड़ा था इसीलिए तो डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत थी। इलेक्टोरल रूल्स बनाने थे, एलिजिबल वोटर्स को चुनना था, जिसके अंदर वुमेंस को चुनने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई। उसमें से लिटरेट बहुत कम लोग थे, इसलिए हमको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह पे भी ध्यान दी लोगों की,
2 बार पोस्टपोन भी हुए। ऐसे करने के बावजूद हमने इलेक्शंस को करवाया और एक लैंडमार्क की तरह सामने लेके आई। तो अब आपको एक छोटी सी चीज़ हो रही है, पैराग्राफ आपकी बुक में दे रखा होगा जहाँ इम्पोर्टेंट जो लाइंस है वो मैंने मार्क कर दी हैं कि आज के टाइम में तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम जो होती हैं उनसे वोट करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या हुआ करता था कि एक पोलिंग बूथ हुआ करता था जिसके अंदर बाहर या फिर दोनों तरफ क्या होता था, नाम लिखा हुआ होता था, जिसके अंदर क्या करना होता था, एक बैलेट पेपर दिया होता था ऐसा किसी को भी, उसमें से क्या करना होता था, किसी भी एक को चुनना होता था और इस बैलेट पेपर को इसके अंदर डालना होता था हर एक मेंबर के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होता था गाइज, इनको चुना जाता था। जैसे कि एक पर्सन है, उन्होंने बताया भी कि उसके अंदर जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि लोकल लैंग्वेज जितनी भी थी ना, उन लोकल लैंग्वेजेस में ही इसको लिखा जाता था। उसके बाद में आज के टाइम में ये मेथड ऐसा नहीं रहा। आज के टाइम में ईवीएम आ गई, लगभग 1990 से शुरू हो गई थी ईवीएम्स आना, और अब अगर देखा जाए तो 2004 के अंदर से अब लगभग हर एरियाज़ के अंदर ईवीएम मशीन्स आ चुकी हैं। तो आप बैलेट पेपर को इधर देख सकते हो और ईवीएम मशीन्स जो हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बटन दबाने की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने तो गाइज़ ये जो लेक्चर था इसके अंदर अभी हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि कितने लोग थे, कि इनको कैसे इलिटरेट कितने थे, उनमें से ट्रेनिंग देके कैसे कैसे हमने इलेक्टोरल रोल्स बनाए, डिलिमिटेशन की, कितनी बार पोस्टपोन हुआ, उसके बाद में हर एक सीट के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन था, कैसे हर कोई पॉलिटिक्स में उतरना चाहता था, और इतनी सारी दिक्कतों के बाद में हमने कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया, और इसी वजह से इसे कहा जाता है क्या, लैंडमार्क। ठीक है गाइज़, आई होप सो गाइज़ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज रहती हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई होगा। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो गाइज़ प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।